कहानी की शुरुआत होती है बेनी नाम के एक सोल्जर को दिखाने से, जो इस वक्त सभी आर्मी सोल्जर्स को मोटिवेशन स्पीच दे रहा था। इसके बाद हमें एक दूसरा कैरेक्टर दिखाया जाता है जो आज भी पुलिस फोर्स में मौजूद है, जिसका नाम है पोप, और वो आज एक मिशन पर है। दरअसल उसे खबर मिली है कि झोपड़पट्टी में कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं, इसलिए वो चौपर से वहां पर पहुंचता है और पूरे घर को चारों तरफ से घेर लेता है और सभी को वार्निंग देता है कि जो भी घर के अंदर है वो चुपचाप बाहर चला आए। लेकिन जब कोई भी बाहर नहीं आता तो ये उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जवाब में वो आतंकवादी इन पर भी गोलियों की भारी बरसात कर देते हैं, जिसमें इनके कई जवान शहीद हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन देखकर के पोप अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि तुम मुझे कवर दो, मैं ऊपर जाकर के इन लोगों को मारूंगा। और वो करता भी ऐसा ही है। वो एक दूसरी बिल्डिंग के ऊपर जाता है और एक जबरदस्त धमाका कर देता है, जिससे वो पूरा घर ही ब्लास्ट हो जाता है और सारे आतंकवादी एक साथ ही मारे जाते हैं। वहां अंदर जाने पर उसे बहुत सारा कैश और हथियार भी मिलते हैं और कुछ लोग भी थे जो बुरी तरह से घायल हो चुके थे। जब वो उनसे पूछता है तो वो लोग बताते हैं कि हम लोरिया के लिए काम करते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि लोरिया इस समय का सबसे बड़ा माफिया है और उसका पूरे देश पर कंट्रोल है, जहाँ वो कई सारी नशीली चीजें भी सप्लाई किया करता है। इसके बाद वो उन आदमियों से लोरिया का पता पूछते हैं, लेकिन वो लोग सही जवाब नहीं देते। तब ये इन्हें भी मौत के घाट उतार देते हैं। थोड़ी और छानबीन करने के बाद इन्हें यहाँ पर कुछ लड़कियां और बच्चे मिलते हैं, जिन्हें ये अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक लड़की भाग जाती है इनके चंगुल से निकलकर। तब पोप अपने साथियों से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं उसे लेकर के आता हूँ। इसके बाद वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है और उसकी तलाश जाकर के खत्म होती है एक घर में, जहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम है इवाना। दरअसल इवाना पोप को जानती थी, इसीलिए उसने इसे भागने दिया। पोप इवाना से कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था वहां पर जाने के लिए और ये भी बता दिया था कि हम लोग वहां पर रेड करने वाले हैं। तब इवाना कहती है कि वहां पर मेरा भाई मौजूद था और मैं उसे ही बचाने के लिए गई थी और अचानक से तुमने वहां पर आकर के हमला कर दिया। अब इस वक्त मेरा भाई तुम्हारे कब्जे में है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कैसे भी करके उसे आजाद करो। लेकिन पोप के लिए ये काम इतना आसान नहीं था। लेकिन तभी इवाना कुछ ऐसी बात बोलती है जिसे सुनने के लिए पोप ने सारी उम्र गुजार दी थी। दरअसल इवाना पोप से कहती है कि मैं लोरिया का पता जानती हूँ, क्योंकि मैं उसके घर पर सारे पैसे पहुँचाती हूँ, पर मैं उसका पता तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम मेरे भाई को छुड़वाओगे। पोप भी फौरन मान जाता है, क्योंकि लोरिया एक बहुत बड़ा शिकार था। वो इवाना से कहता है कि अगली बार जब तुम जाओ तो उसके घर की एक वीडियो बना कर के लाना, तब मैं तुम्हारे भाई को रिहा कर दूंगा। इन दोनों के बीच में डील डन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम बेनी को देखते हैं जो अभी भी वहीं काम कर रहा था। तभी उसे मिलने के लिए पोप आता है जो बेनी का बहुत पुराना दोस्त है। इन दोनों के बीच में काफी सारी बातें होती है। यहाँ पर पोप बेनी से कहता है कि तुम्हें एक काम करना होगा। काम का सुनते ही बेनी फौरन हाँ कर देता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है पोप के सामने और कहता है कि मैं तभी तुम्हारे साथ जाऊंगा जब रेड क्लिफ मेरे साथ चलने के लिए तैयार होगा। इसके बाद हम रेड क्लिफ को देखते हैं जो किसी जमाने में एक जाबाज सोल्जर था, लेकिन आज वो एक ब्रोकर है और अपना खर्चा पानी भी बड़ी मुश्किल से चला पा रहा है। उसकी वाइफ भी उसे छोड़ कर के चली गई और अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपनी बेटी की स्कूल की फीस भर सके। तभी पोप आ जाता है यहाँ पर। वो पोप को देख कर के कुछ भी करने से साफ मना कर देता है। पोप कहता है कि भाई मुझे तुम्हारे कुछ ही दिन चाहिए और इसके बदले में मैं तुम्हें $20,000 दूंगा। लेकिन वो साफ मना कर देता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि पोप जरूर कुछ उससे उल्टा सीधा काम करवाएगा। लेकिन पोप उससे जबरदस्ती नहीं करता। इसके बाद ये लोग रेड क्लिफ की बेटी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाते हैं, जहां पोप को पता चलता है कि असल में रेड क्लिफ की लाइफ किस तरह से गुजर रही है। तब वो वहीं पर उतर जाता है। वो मिशन की फाइल भी वहीं पर छोड़ कर के चला जाता है और उसे बताता है कि वो उससे मिलने के लिए जरूर आएगा। घर आने के बाद रेड क्लिफ को कुछ बिल मिलते हैं जिनके भरने की डेट नजदीक आ रही थी, लेकिन उसके पास तो पैसे ही नहीं थे उन्हें भरने के लिए। तब उसके दिमाग में पोप की कही हुई बातें घूमने लगती है। वहीं
पोप अपनी टीम के आखिरी आदमी के पास जाता है जिसका नाम है कैटफिश, जो कि एक पायलट है, लेकिन अब उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। दरअसल उसके कुछ कांड की वजह से ऐसा हुआ था। पोप कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तो सिर्फ प्लेन उड़ाना है। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो फिर मेरे साथ आ जाओ। इस काम के बदले तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुमने अपनी लाइफ में कभी देखे भी नहीं होंगे। अब इसके बाद हम रेड क्लिफ को देखते हैं जिसने मन बना लिया है पोप के साथ जाने का, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब पूरी टीम ब्राजील के लिए रवाना होती है और इनका सफर जाकर के खत्म होता है एक जंगल में। यहाँ पर इनके सामने एक विला था जो काफी पुराना था। तभी इसके अंदर एक कार जाती है जिसके अंदर थी इवाना। इसी कार के अंदर करोड़ों रुपए भरे हुए थे जिनकी कोई गिनती नहीं थी, और इवाना का काम था कि इस घर के हर हिस्से का वीडियो रिकॉर्ड करे, और वो यही करती है। तभी उसके सामने आ जाता है लोरिया। दरअसल वो एक रजिस्टर पर साइन करने के लिए आया था और यहाँ हम पहली बार उसे देख पाते हैं। इसके बाद वो यहाँ से सीधा घर चली जाती है और बाहर खड़े लोग भी होटल चले जाते हैं जहाँ पर ये सब बैठ कर के बातें करते हैं। बेनी कहता है कि इस काम को खत्म करने के बाद हम डिपार्टमेंट को कब बताएंगे। तब पोप कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला, मैं इस माल में से सरकार को एक पैसा नहीं दूंगा। लेकिन ये बात बेनी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। तब पोप कहता है कि तुम खुद बताओ हमने कितने सालों सरकार की सेवा की, यहाँ तक कि कई बार हमने अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन आज देखो हमारी हालत कैसी हो गई है। रेड क्लिफ को देखो, उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपनी बेटी की स्कूल की फीस भर सके। वहीं बेनी, तुम खुद अपने आप को देखो, जो तुम कर रहे हो क्या तुम्हें उसमें मजा आ रहा है। ये सब बोलने के बाद वो सभी को छोड़ने के लिए उनके रूम तक जाता है, लेकिन बीच में ही सब कहते हैं कि हम इस काम को करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सब करने के लिए हमें एक प्लान तैयार करना होगा। तब पोप कहता है कि मेरे पास पहले से ही एक प्लान मौजूद है, मैंने रिसर्च की है जिससे मुझे पता चला है कि लोरिया हमेशा गार्ड के साथ ही रहता है, लेकिन संडे वाले दिन वो अपनी फैमिली के साथ चर्च जाता है और घर पर कोई नहीं होता सिवाय कुछ गार्ड्स के। उसी समय हम घर में घुस जाएंगे और जितने भी पैसे हैं वो सारे चुरा लेंगे। इसके बाद हम पूरे घर को आग लगा देंगे, जिससे सबको यही लगेगा कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनकर के रेड क्लिफ कहता है कि इसके लिए हमें एक वैन की जरूरत पड़ेगी, तो वो तुम कहाँ से लाओगे। लेकिन पोप ने उसका भी इंतजाम कर रखा था। इसके बाद वो वापस इवाना के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। संडे के दिन तुम्हें लोरिया के घर के सामने एक वैन लेकर के आनी होगी, जिसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को एक नया पासपोर्ट दूंगा और साथ में $2 मिलियन भी दूंगा, जिसे लेकर तुम अपने भाई के साथ दूसरे देश निकल जाना और वहाँ पर अपनी लाइफ को लग्जरी तरीके से गुजारना। इस ऑफर को सुनकर के इवाना फौरन मान जाती है, लेकिन अगर वहाँ पर पैसे नहीं मिले तो ये क्या करेंगे। अब अगले दिन पोप चारों को लेकर के कंटेनर के पास जाता है जिसमें बहुत सारा असला बारूद भरा हुआ था। सभी लोग अपने अपने हथियार ले लेते हैं और वेट करने लगते हैं संडे के आने का। जिसके बाद रेड क्लिफ कहता है कि हमें यहाँ से दूर जाने के लिए एक चॉपर की जरूरत पड़ेगी। तब पोप कहता है कि उसके लिए हमें $3 मिलियन देने पड़ेंगे। यहाँ पर पोप इन्हें वो वीडियो दिखाता है जो इवाना ने बनाई थी, जिसमें टेबल पर बहुत सारे पैसे रखे हुए थे और यही इनका टारगेट है। फिर 2 दिन बाद ही संडे आ जाता है और लोरिया अपनी फैमिली को लेकर के निकल जाता है चर्च की तरफ। इसके बाद हम इवाना की वैन को देखते हैं जो घर के अंदर घुसती है, लेकिन गार्ड्स उसे बीच में ही रोक लेते हैं। तब वो उन्हें कहती है कि मैं तो इस कार को यहाँ पर रखने के लिए आई हूँ, फिर दूसरी कार लेकर के निकल जाऊंगी। वो करती भी ऐसा ही है, लेकिन उसके पीछे से पोप की टीम घर के अंदर घुस जाती है। इसके बाद वो एक एक करके सभी गार्ड्स को मारने लगते हैं और उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन्हें पैसे मिलने वाले थे। अब ये घर का हर कोना और तिजोरी छान मारते हैं, लेकिन इन्हें पैसे कहीं भी नहीं मिलते। ये देख कर के दिमाग खराब होने लगता है इन सब का। तब रेड क्लिफ कहता है कि मुझे लगता है उस लड़की ने हमारे साथ मजाक किया होगा या फिर हमें धोखा दिया है। लेकिन पोप को यकीन था कि पैसे यहीं होंगे कहीं आसपास। वो थोड़ी देर ढूंढता है, तभी उसे पैंट की स्माइल आती है और वहीं पर पैंट के कुछ डिब्बे भी रखे हुए थे, यानी कि दीवारों पर अभी अभी फ्रेश पेंट किया गया है। जब वो उन्हें हाथ लगाता है तो उसे एहसास होता है कि ये अंदर से खोखली है। तब वो उसे उखाड़ना शुरू कर देता है और ये देख कर के उसके होश उड़ जाते हैं।
क्योंकि लोरिया का पूरा पैसा दीवार के अंदर छुपाया गया था। ये इनकी सोच से भी ज्यादा पैसा था। अब ये जल्दी से उन पैसों को निकालते हैं और भरने लगते हैं बैग के अंदर, लेकिन ये पैसा इतना ज्यादा था कि इनके बैग ही खत्म हो जाते हैं। तब ये लोग इस घर में जितने भी बैग रखे हुए थे उन सबको भरना शुरू कर देते हैं। इसके बाद पोप अपने साथियों को चलने के लिए कहता है, क्योंकि अब गार्ड्स आने वाले थे। लेकिन रेड क्लिफ को इतने सारे पैसे देख कर के लालच आ गया था, वो और पैसे लेना चाहता था, इसलिए वो चला जाता है एक दूसरे रूम के अंदर। लेकिन तभी एक सीक्रेट दरवाजे से एक आदमी आकर के हमला कर देता है उन पर। ये लोग मरते मरते बच जाते हैं और आखिर में काम तमाम कर देते हैं उस आदमी का। जब ये लोग पास जाकर के देखते हैं तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लोरिया था। उसकी किस्मत खराब थी, इसीलिए आज वो अपनी फैमिली के साथ चर्च नहीं गया था। लेकिन अब इनकी भी मुसीबत बढ़ने वाली थी, क्योंकि 40 मिनट हो चुके थे और सारे गार्ड्स भी वापस आने लगे हैं, इसलिए इनको अब तैयार रहना होगा। फिर ये एक एक करके सभी को मारते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। जाते जाते ये पूरे घर को आग भी लगा देते हैं। इसके बाद ये उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर चोपर इनका इंतजार कर रहा था, लेकिन इसके लिए इन्हें $3 मिलियन देने पड़ते हैं। तब ये उस चोपर वाले आदमी को पैसे देते हैं और अपने बैग्स को उसमें लोड करने लगते हैं। कैटफिश कहता है कि पैसों का वजन कुछ ज्यादा हो गया है, इसलिए हमें कुछ लोड कम करना होगा। लेकिन रेड क्लिफ सारे पैसों को साथ ले जाना चाहता था। तब वो बताता है कि ये आसान काम नहीं है, क्योंकि रास्ते में 2 माउंटेन्स आएंगे और इन पैसों के साथ उन्हें पार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। तभी इवाना और उसका भाई यहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देख कर के रेड क्लिफ कहता है कि इन्हें यहीं पर मार दो, हम इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। तब पोप उस पर भड़क जाता है और कहता है कि पैसों को देख कर के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने इनसे वादा किया है बॉर्डर क्रॉस करवाने का, मैं इन्हें हरगिज धोखा नहीं दे सकता। इसके बाद ये सभी लोग चौपर में बैठ कर के उठ जाते हैं। फिर बॉर्डर पर पोप इवाना को पैसे देता है और वो लोग अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ से इनकी परेशानियां बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि इनके सामने आ चुके थे बड़े बड़े पहाड़ और चौपर के अंदर बहुत ज्यादा वजन भरा हुआ था, जिसे लेकर के ऊंचाई पर जाना आसान नहीं था। कैटफिश कहता है कि हमें कुछ बैग से नीचे गिराने होंगे, लेकिन रेड क्लिफ एक भी पैसा छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो साफ मना कर देता है। तभी अचानक से इनके चौपर का इंजन खराब हो जाता है। तब इन्हें अपना चौपर एक गांव में क्रैश करना पड़ता है। ये लोग सही सलामत तो होते हैं, लेकिन गांव के लोग यहाँ पर आकर के इनके पैसे चुराने लगते हैं। रेड क्लिफ उन्हें मना करता है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। तब मजबूरन वो गोलियां मार करके उनको मौत के घाट उतार देता है। इससे उसके साथी भी नाराज होते हैं। लेकिन रेड क्लिफ के सर पर तो पैसों का भूत सवार हो गया था। वो पैसों के अलावा कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। लेकिन उसने जिस आदमी को यहाँ पर मारा था, जब उसके बेटे को पता चलता है तो वो बदला लेने का फैसला करता है। उधर रेड क्लिफ गांव के मुखिया से बात करता है और उसे पैसे देकर के कुछ गधे खरीद लेता है। फिर पैसों से भरे हुए बैग गधों पर रख कर के निकल पड़ते हैं यहाँ से। लेकिन अब इनकी परेशानियां भी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और जब ये लोग एक चट्टान पर चढ़ रहे होते हैं, तभी अचानक से इनका एक गधा नीचे गिर जाता है और उसके साथ करोड़ों रुपए भी चले जाते हैं। अगर ये लोग चौपर में कुछ बैग कम कर देते तो आज सही सलामत अपने घर पहुंच चुके होते। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये लोग इन गधों के साथ नीचे नहीं जा पाएंगे, इसलिए अब इन्हें खुद ही नीचे जाना होगा। इसके बाद ये रस्सी के सहारे से सारे बैग पहले नीचे उतारते हैं, फिर खुद भी नीचे उतर जाते हैं और अब आज की रात इन्हें यहीं पर गुजारनी होगी। लेकिन इस जगह पर ठंड भी बहुत ज्यादा है, ऐसे में यहाँ पर रहना इनके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन तभी बेनी ठंड से बचने के लिए एक बोरी पैसे की जला देता है ताकि इन्हें आग से गर्मी मिल सके। अब अगले दिन ये लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी अचानक से इन पर गोलियां चलना शुरू हो जाती है और एक गोली आकर के लगती है सीधा रेड क्लिफ के भेजे पर और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देख कर के सभी लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं कि अचानक उनके साथ ये क्या हो गया। तभी बेनी और कैटफिश के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि रेड क्लिफ की मौत का जिम्मेदार ये एक दूसरे को ठहरा रहे थे। तब पोप बताता है कि रेड क्लिफ को जिसने गोली मारी वो उस आदमी का बेटा है जिसे रेड क्लिफ ने मारा था, इसलिए वो सिर्फ उसी को मारने के लिए आया था। इसके बाद पोप इन्हें कहता है कि हम इतने सारे पैसों को साथ नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए कुछ पैसों को यहीं पर फेंक देते हैं। कुछ दिनों बाद उन पर बर्फ लग जाएगी और वो ढक जाएंगे, जिससे किसी को भी उनके बारे में पता नहीं चलेगा। अब वो ऐसा ही करते हैं और कुछ पैसों
पैसों को अपने साथ लेकर के निकल जाते हैं यहाँ से। कुछ दूर जाने पर इन्हें एक लड़का वैन के साथ मिलता है, तब ये उस पर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन पोप उसे मारता नहीं बल्कि हाथ पैर बांध करके वहीं पर बैठा देता है, साथ ही उसे कुछ पैसे भी देता है। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद कुछ लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं। अब ये लोग कौन थे इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। ये अपनी जान बचा करके तेजी से भागते हैं और समुद्र के किनारे पर पहले से ही खड़ी एक बोट में बैठ जाते हैं। ये उन लोगों का भी काम तमाम कर देते हैं जो इनके पीछे आ रहे थे। इसके बाद ये एक बड़ी शिप में बैठ कर के अपने देश आ जाते हैं, जहाँ पर हम इन सभी को एक साथ टेबल पर बैठा हुआ देखते हैं। इनके सामने वो सारे पैसे भी थे जो ये लेकर के आए थे। इनके साथ एक वकील भी थी जो ये कहती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसों को वाइट कर दूंगी और हर महीने तुम्हें थोड़े थोड़े पैसे दूंगी। इसके बाद ये कुछ पैसे रेड क्लिफ की फैमिली को देने का फैसला करते हैं। फिर बेनी पोप को एक पर्ची देते हुए कहता है कि कुछ दिनों बाद हम फिर मिलेंगे। जब वो उस पर्ची को खोलता है तो उसमें कुछ एटीट्यूड लिखे हुए थे और ये उसी जगह के थे जहाँ पर इन लोगों ने 90% पैसों को छुपा करके रखा था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी ट्रिपल फ्रंटियर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।